जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को आपकी दिवाली मंगलमय रहे, सुखमय रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ऑलराइट, स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पोर्शन में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, शुभ अवसर है दिवाली का और 101 अच्छा शगन है। 101 से हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड इज़ कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपके लिए हिस्ट्री, इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है घटना चक्र का। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये घटना चक्र जो है वो रनिंग स्टेज में है। ठीक है, तो अभी हम इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी का वीडियो जो आपको शाम को मिलेगा वो भी अभी रनिंग है, तो ये दोनों हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री और इकोलॉजी कम्प्लीटली अवेलेबल है। आई दृष्टि करंट अफेयर्स घटना चक्र आपको मॉर्निंग में मिल गया होगा। 5 प्लेलिस्ट अभी जो हैं आपके लिए कम्प्लीटली वहाँ पर मौजूद हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 101 क्वेश्चन से। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में हम देखते हैं एडम स्मिथ को। ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर, एंड इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट स्ट्रांगली फेवर्ड अ मार्केट इकोनॉमी? एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गैल्ब्रिथ, ये तीनों जो हैं इनको दे स्ट्रांगली फेवर्ड अ मार्केट इकोनॉमी। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि दैट रेफर्स टू द डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर इकोनॉमिक्स इन 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग कंसिडर करते हैं स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ को द प्रोजेनाइटर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी। मैनी ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड principles of classical economies were set forth in Smith's An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations। 1776 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। एंड स्मिथ में इसमें आर्ग्यू किया था दैट फ्री कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड ये किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। देखिए, आवाज़ थोड़ी सी कर्कश लग रही होगी आपको, धीरे धीरे ठीक हो रही है, बट मुझे खुद ही आई कैन फील द पेन एंड द साउंड इज़ लिटिल क्रैकी। ऑलराइट, तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं उसका, तो आई डू नॉट यूज़ एनी फिल्टर। Its other main thinkers are David Ricardo, John Stuart Mill, Jean Baptiste, J.K. Galbraith, etc. ठीक, तो ये जो कुछ सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रांगली फेवर किया था एक मार्केट इकोनॉमी को, एंड अकॉर्डिंग टू देम कि मार्केट इकोनॉमी ग्रो तभी करता है जब उसको ओपन किया जाए, जब फ्री कंपटीशन, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, तभी एक मार्केट इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, किसी नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। वेल्थ ऑफ नेशंस के ऑथर कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के ऑथर हैं एडम स्मिथ। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वन द लियोन्टिफ अवार्ड 2009। इससे पहले ये अवार्ड जीता गया था बाय पर्सन सच एज जेके गैब्रिंथ, अमर सेन एंड अदर्स। ये जीता है बीना अग्रवाल ने। प्रोफेसर बीना अग्रवाल एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थी जिन्होंने लियोन्टिफ अवार्ड 2009 जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंट्रीज वेल्थ? कंट्री की वेल्थ में क्या इंक्लूड नहीं होता है? माइंस रिसोर्स है कंट्री का, डैम्स कैपिटल जहाँ पे इंक्लूड की गई है, कैटल वेल्थ इज ऑल्सो अ वेल्थ ऑफ द कंट्री। मनी सप्लाई वेल्थ में इंक्लूडेड नहीं है, वो सप्लाई के फॉर्म में है, इट इज़ इन रनिंग फॉर्म। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। मिसेस जॉन रॉबिन्सन, शी इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये पब्लिश हुई थी 1956 में। इन द क्लासिक वर्क जॉन रॉबिन्सन goes back to the beginning and works out basic theory that is needed for a coherent treatment of the problems that present themselves in a developing economy। इसमें एनालिसिस में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो इम्पीरियलिज्म है एज अ रिजल्ट ऑफ डायनेमिक कैपिटलिज्म एक्सपेंशन
into underdeveloped areas of world. ठीक है. सो शी डिस्क्राइब्ड इम्पीरियलिज्म एज द रिजल्ट ऑफ, इम्पीरियलिज्म किसका रिजल्ट होता है? इम्पीरियलिज्म इन्होंने बोला अपनी बुक में कि ये जो डायनेमिक कैपिटलिज्म एक्सपेंशन हो रहा है उसके रिजल्ट के तौर पे इम्पीरियलिज्म दर्शाता है. द टर्म प्रिजनर्स डिलेमा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रिजनर्स डिलेमा एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ अ गेम एनालाइज्ड इन गेम थियरी दैट शोज वाई टू कम्प्लीटली रैशनल इंडिविजुअल माइट नॉट कोऑपरेट. ठीक है. तो प्रिजनर्स थियरी, बिजनेस डिलेमा क्या है? एक तरीके का इट इज़ अ सेट ऑफ एग्जाम्पल जो कि ये शो करता है कि दो कम्प्लीटली रैशनल इंडिविजुअल्स हैं अपने अपने लेवल पे, दे आर वेरी रैशनल एंड दे आर वेरी यू नो फुल ऑफ रैशनैलिटी, वो अपना काम कर रहे हैं, बट वो कॉपरेट क्यों नहीं करते? इवन इफ इट अपियर्स दैट इट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू डू, जबकि वो ये दिख रहा है कि भाई अगर वो कॉपरेट करेंगे दैट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट, बट दे आर नॉट कॉपरेटिंग. तो it is a situation where individual decision makers always have an incentive to choose in a way that creates a less optimal outcome for the individual as a group. ठीक है. तो गेम थियरी जो क्या है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, जहाँ पे मतलब ये इंडिविजुअली लोगों को एनालाइज किया जाता है. ठीक. तो प्रिजनर्स डिलेमा मतलब कि भाई दो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, दो कम्प्लीटली रैशनल लोग हैं, बट वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट कि अगर वो कॉपरेट करके काम करेंगे तो दैट वुड ईल्ड गुड रिजल्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर. सो F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, विच ऑल्सो केम टू बी नोन एज टेलरिज्म. ठीक है. इसको टेलरिज्म भी बोला गया. 1911 में टेलर समड अप एफिशिएंसी टेक्निक्स इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बुक मानी गई है मैनेजमेंट की ऑफ द 20th सेंचुरी. टेलर बिलीव करते हैं दैट इट वाज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैनेजर to determine the best way for a worker to do a job and to provide the proper tools and training. One common agreement between Gandhism and Marxism is, एक कॉमन एग्रीमेंट क्या है इनके बीच में? द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी. ठीक है. तो दोनों ही एक स्टेटलेस सोसाइटी के सपने देखते थे, एक डिमांड करते थे, बट दोनों के तरीके अलग थे. क्लास स्ट्रगल, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये बेसिकली इनके बीच में कॉमन नहीं था, बट हाँ जो कॉमन था वो ये था कि फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी की बारे में ये सोचते थे. सो देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन गांधी जी एंड मार्क्स. व्हेन मार्क्स स्पोक ऑफ अ स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, he did believe that it was a historical necessity and did not therefore depend on the ethical goodness of the individual or that or this class or that. Somewhat similarly, when Gandhi speaks of Ram Rajya, a social order free from political bindings and consisting of a self-governing individuals, he was really convinced that this is a destiny which mankind in its quest for perfection has been aiming at all time. तो वो चाहते थे, जब वो राम राज्य की बात करते थे तो वो एक ऐसा सोशल ऑर्डर चाहते थे जिसमें कोई भी पॉलिटिकल बाइंडिंग ना हो, हालांकि सबके सब सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल्स हों. एंड वो इस बात से कन्विंस हो चुके थे दैट दिस इज़ द एक्चुअल डेस्टिनी विच इज़ एक्चुअली होपिंग, मैनकाइंड इज़ होपिंग फॉर दिस काइंड ऑफ डेस्टिनी. हाउएवर, जब फाइनल एम की बात आती है ऑफ बोथ ऑफ देम, इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी एंड क्लासलेस सोसाइटी, बट देयर मीन्स फॉर अचीविंग द एम आर डिफरेंट. गांधी इसको नॉन वायलेंट तरीके से अचीव करना चाहते थे, मार्क्स इसको वायलेंट मीन्स से भी अचीव करने में पीछे नहीं हट रहे थे. ठीक है. द थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ बिजनेस असेट्स वॉज प्रोनाउंस्ड बाय, सो इट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय महात्मा गांधी. थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ बिजनेस, सो ये महात्मा गांधी जी ने प्रोनाउंस किया था. इट डील्स विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दिस इज द गांधीज़म पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म. इसके हिसाब से जितने भी असेट्स हैं फर्म के, दे मस्ट बी हेल्ड बाय ट्रस्ट एंड मस्ट बी यूज्ड बाय द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. द गांधीयन इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इनकी जो इकोनॉमी वो ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. गांधी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप एक सोशल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है एमिंग टू ब्रिंग जस्टिस इन द सोसाइटी. It provided a means by which wealthy people would be the trustees of the trust that looked after the welfare of people in general. ठीक है.
Next, who among the following had propounded the concept of trusteeship? So it was Mahatma Gandhi. The Gandhian economy is based on the principle of trusteeship. ठीक है. The उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 ये 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, ये भी सही है. The 60th constitutional amendment reduced the voting age of Indian citizens from 21 to 18 years. देखिए 60th नहीं था, 61st था. और 1982 में षटकारी संगठन ये ऑर्गेनाइज किया गया मेधा पाटकर जी के द्वारा. देखिए षटकारी संगठन जो था वो शरद जोशी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, मेधा पाटकर ने नहीं किया था. तो पहले दो स्टेटमेंट तो सही है, बाकी तो थर्ड स्टेटमेंट में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा और फोर्थ स्टेटमेंट में मेधा पाटकर की जगह आएंगे शरद जोशी जी 1979. Consider the following statements. The standard mark of Bureau Standards BIS is mandatory for automotive tires and tubes. EGMARK is a quality certification mark issued by the FAO, Food and Agricultural Organization. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. BIS मैंडेटरी है फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स. EGMARK is a quality certification mark issued by the Food and Agricultural Organization, ये गलत है. तो देखिए EGMARK जो है ये basically it is a certification mark of agricultural produce assuring that they conform to a grade standard notified by the Directorate of Marketing and Inspection DMI. ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्किंग एक्ट 1937 और उसको अमेंड किया गया था 1986 में. इसको फाओ इशू नहीं करता है. ISO 14001 ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया जाता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फॉर हैविंग एस्टेब्लिश्ड पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम. तो अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट ने पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 14001 का. ठीक है, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ये, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता है. इट इज़ अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू environmental management that exists to help organization minimize how their operations negatively affect the environment. It also improves the environmental performances. Which of the following statement is or are correct regarding the Smart India Hackathon 2017? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुआ था 2017 में, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपिंग फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डेकेड. इट इज़ एन इनिशिएटिव. अब यहाँ पे बात हो रही है एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते हैं तो सतर्क हो जाइए. इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी innovations for solving the many problems faced by our country. And it is a program aimed at making all the financial transactions in our country completely digital in a decade. ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है सही कौन सा है. देख लेते हैं. B. 2 only is the correct answer. It is an initiative to identify new digital technology innovation for solving many problems faced by our country. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 ये लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया के ड्रीम को बिल्ड करने के लिए एंड एंगेज अ यूथ डायरेक्टली विद नेशन बिल्डिंग. इसको स्टार्ट किया गया था एज अ डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग विच टीम्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स बिल्ट इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशंस. तो जो भी प्रॉब्लम्स अलग अलग मतलब पोस्ट की गई थी बाय डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, उनके लिए कुछ सोल्यूशंस लेके आए थे स्टूडेंट्स. सिंस देन ये जो कंपटीशन है ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स वी फेस इन आर डेली लाइफ. लेट्स से कि मिनिस्ट्रीज कुछ ऐसे इश्यूज रेज कर रहे हैं कि भाई इसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशंस नहीं है, बट बच्चे जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं दे आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे वो उस सोल्यूशन के साथ आ पाएँ, वो सोल्यूशन दे पाएँ कि भाई हमारे हिसाब से ये होना चाहिए. नाउ सजेस्टिंग दैट इज़ ईजी ना, तो सजेस्ट तो एटलीस्ट वो कर ही सकते हैं. मानना ना मानना आगे सरकार की बात है, बट दे कैन सजेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.
ठीक है. सो एंड दस इनकलकेट अ कल्चर ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो एक तरीके से एक माइंडसेट क्रिएट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम से लेके परेशान होने का नहीं, उसको सॉल्व कैसे किया जाए उसके लिए इनोवेशन किया जाएगा. With reference to the Prohibition of Benami Transaction Act 1988, BP, PBPT Act, consider the following statements. A property transaction is not treated as a Benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. ठीक है. तो किसी भी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा अगर उसके ओनर को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं है. ठीक है. प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट. तो बेनामी जो प्रॉपर्टी के तौर पे पड़ी हुई है वो गवर्नमेंट उनको कॉन्फिस्केट कर सकता है. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपिलेट मैकेनिज्म. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये 3 अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रही है जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन कोई एपिलेट मैकेनिज्म नहीं है, अपील नहीं की जा सकती कहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म इस फैक्ट में नहीं दिया है. ठीक है. अब देखिए इसका आंसर है B2 ओनली. सेकेंड स्टेटमेंट ही खाली सही है. अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन PBPT एक्ट 1988 जो कि अमेंड किया गया 2016 में, अ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन जहाँ पे जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसको कोई नॉलेज नहीं है एंड इट डिनाइज हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी. लेट से कोई लैंड पड़ी हुई है, उसके ओनर को कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई ये लैंड जो है वो किसकी है, ठीक है, या वो बेनामी ट्रांजेक्शन में आ रही है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा बेनामी ट्रांजेक्शन के तौर पे. तो इसलिए सेकेंड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन. अब बेनामी पड़ी हुई है किसी के, बेनामी क्या मतलब है, बेनामी मतलब किसी के नाम नहीं है, तो अब उसके लिए गवर्नमेंट किसको पैसा देने जाएगी, तो उसको तो वो कॉन्फिस्केट कर सकती है, ना ही उसको उसके लिए कोई भी पेमेंट देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा. PBPT एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एन एपिलेट मैकेनिज्म. अब इसके लिए एपिलेट मैकेनिज्म भी है. लेट से कि गवर्नमेंट ने कोई लैंड ले लिया और कोई और ये क्लेम कर रहा है बाद में कि नहीं ये तो मेरी लैंड थी, इसका मेरे नाम के पेपर्स हैं इस पर, तो इन सब चीज़ों में अपील कहाँ करेगा वो. सो एक एपिलेट मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल. देयरफॉर विद रेफरेंस टू PBPT ओनली स्टेटमेंट 2 इसमें जो है वो सही होगा. फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट डेटा सेंटर SDC. तो पहला स्टेट जिसने डेटा सेंटर शुरू किया वो है हिमाचल प्रदेश. जून 2016 में हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बन गया था जिसका खुद का डेटा सेंटर है. SDC इज डिजाइंड यूजिंग ग्रीन डेटा सेंटर कॉन्सेप्ट. सेंटर इज ऑफरिंग अबव 100 पीपल ओरिएंटेड सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 ईयर एंड लिस्ट 2 में कमिटी है. ठीक है. तो आपको बताना है कि लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, रूरल अर्बन रिलेशनशिप एंड नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन. तो देखिए लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी जो आई थी वो 1949-51 में थी. टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 53-54 में था. रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी 63 to 66 के बीच में रही. और नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन ये 85 से 88 तक रहा. नेक्स्ट चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी एंड चलैया कमेटी. तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो तेंदुलकर कमेटी आपने पढ़ा था, पॉवर्टी के लिए था. चक्रवर्ती कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए था. नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए था. तेंदुलकर फॉर पॉवर्टी एस्टिवेशन एंड चलैया कमेटी फॉर टैक्स रिफॉर्म्स. द वेब पोर्टल डेकनेट इज रिलेटेड टू. डेकनेट रिलेटेड है एग्रीकल्चर से. E-Agriculture. This is an e-governance project of Department of Agriculture and Cooperation being executed by National Informatics Center to facilitate the agriculture online. World's first country to have cashless economy. दुनिया की पहली कंट्री जिसमें कैशलेस इकोनॉमी शुरू हुई है वो है स्वीडन. अकॉर्डिंग टू रूरल क्लेनलीनेस सर्वे, देखिए ये सारे JPSC के 2016 के क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं. ठीक है. So according to the Rural Cleanliness Survey, which state is at the top of ladder as far as cleanliness is concerned? तो 2016 में ये सिक्किम था. As per the period of the question, it was Sikkim. According to स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण
2019 top 3 ranked states are Tamil Nadu, Haryana, Gujarat. And top 3 districts में है पेडापल्ली तेलंगाना, फरीदाबाद हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा. State with maximum citizen participation Uttar Pradesh. Which of the following statement is not correct? Not correct बताना है आपको. Golden handshake scheme relates to voluntary retirement. The real ownership of a joint stock company remains with the shareholders. Real ownership किसके पास रहती है? Shareholders के पास. According to Human Development Report 2010 in India, the mean year of schooling and expected year of schooling respectively is 4.4 and 10.3. तो mean year of schooling 4.4 and expected year of schooling है 10.3. ये भी सही है. In the context of India's population, the concept age quack is related to child age population. ये गलत है. Age quack is not related to child age population. Rather, it is related to increasing ratio of old age person in population. Age quack was coined by Paul Wallace, and it refers to the earthquake-like phenomena of the world shaking due to the impact from a change in population structure due to societal aging. तो बाकी स्टेटमेंट्स इसमें सही है. दृष्टि 2025 इज रिलेटेड टू, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं आई दृष्टि उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं दृष्टि 2025 क्या है. तो दृष्टि 2025 है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन. कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स. ये जो पहला ग्राफ है वो कंबाइंड इंडेक्सेस का है और दूसरा है बिहेवियर ऑफ एमएनसीज. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ अ फिक्शियस स्टॉक मार्केट इंडेक्स comprising a weighted average of the market price of a selected list of companies including some multinational corporations over a 15-day period is shown in the graph. The behavior of MNCs in the same period is also shown in the second graph. Which of the following is a valid conclusion? ठीक है, तो 15 दिन का ग्राफ इन्होंने दिया है MNCs का और इंडेक्सेस का, फिक्शियस स्टॉक मार्केट इंडेक्स का. MNCs fell steeper in period depicted. Share prices of every non-MNC company soared by over 5% on the 12th day. Government announced a policy disfavoring MNCs on 11th day. Whatever be the reason for favoring market revival on 12th day, it appears to be relevant only to non-MNC companies. तो ये बोल रहे हैं भाई दोनों ग्राफ एनालाइज करके जो फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल्दो आई एम डाउटिंग द अदर स्टेटमेंट ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आंसर गिवन बाय द स्टेट सर्विसेज, इसमें डी को सही बता रहे हैं ये लोग. ओके, दिस इज एन IAS 1997 क्वेश्चन. सो डी को सही बता रहे हैं. वॉट एवर बी द रीजन फेवरिंग मार्केट रिवाइवल ऑन 12th डे, ये देखा जा सकता है कि इट अपीयर्स टू बी रेलिवेंट ओनली टू MNC कंपनीज, बिकॉज MNC में तो शॉर्टफॉल हुआ है यहाँ पर 12th डे में देखिए, और यहाँ पे स्टीप राइज हुआ है. नेक्स्ट, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स seen in the news in the context of. So it is used in the context of plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. INDC is related to plan of action outlined by countries of the world to combat the climate change. INDC identifies the post-2020 voluntary national climate target including mitigation and adaptation, which countries committed to and which will become a nationally determined contribution when a country ratifies Paris Agreement. तो जब भी कोई country Paris Agreement को ratify करती है तो उसको it is committed to do this. So INDCs are heart of Paris Agreement and achievement of these long term goals. INDCs are not legally binding, तो legally binding नहीं है on the parties of UNFCCC, but Paris Agreement जो है वो legally binding agreement है, International Treaty on Climate Change. इसको अडॉप्ट किया गया था 196 कंट्रीज़ के द्वारा एट COP26 इन पेरिस ऑन 12 दिसंबर 2015, और ये फोर्स में आया था 4 नवंबर 2016 को. Its goal is to limit global warming to well below 2, preferable to 1.5 Celsius compared to pre-industrial levels. INDCs falls under the Paris Agreement of UNFCCC. India has submitted its INDC to UNFCCC. India pledged to reduce the emission intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030.
तो इंडिया ने जो प्लेज लिया है वो ये है कि 2005 तक वो 2030 तक वो 2005 के लेवल से 33 से 35% नीचे अपना जो एमिशन स्टैंडर्ड है वो नीचे लेकर आएगा. Consider the following statement. As per the law, compensatory afforestation fund management and planning authority दोनों ही लेवल पे एग्जिस्ट करती है. कैंपा जो है वो नेशनल पे भी है, सेंट्रल पे भी, वो सॉरी स्टेट पे भी है. People's participation is mandatory in compensatory afforestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund 2016. So इसमें से पहला सही है, दूसरा गलत है. Compensatory afforestation कैंपा जो है it is set up at both national and state level to ensure the expeditious transparent utilization for non-forest purpose. कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है ऑफ मैंडेटरी पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम विच इज़ कैरिड आउट बाय कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. ठीक है, तो ये इसमें जो बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है. In India, the extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following. तो ये जो आई थी वो थी ई वेस्ट मैनेजमेंट के फॉर्म में. ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स में आया था 2011. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. So it is a policy approach under which producers are given a significant responsibility, financial or physical, for the treatment of disposal of post customer product. तो कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद उसके डिस्पोजल की जो एक जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आ जाती है. EPR इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में एज ए इंपॉर्टेंट फीचर इन द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. इट रिकॉग्नाइजेज प्रोड्यूसर्स लाइबिलिटी फॉर रिसाइकलिंग and reducing the e-waste in the country. The Central Pollution Control Board has been given the EPR authorization under the amended new e-waste rules 2016, diverting it from the state pollution control boards. The environmental Kuznets curve EKC shows the relationship between per capita GDP and environmental loss. Environmental Kuznets curve का शेप क्या होता है? U, V, L या none? तो ये U शेप का होता है. It shows the relationship between per capita GDP and environmental degradation. ये जो कर्व है ये सजेस्ट करता है that economic development initially leads to deterioration in the environment, but after a certain level of economic growth, a society begins to improve its relationship with the environment and levels of environmental degradation reduces. और ये एक inverted U-shaped curve की जैसा होता है which forms a very simplistic viewpoint suggests that in sum that the solution is economic growth. तो ये जो इसका सोल्यूशन बेसिकली जो डिपिक्ट किया जा रहा है इसमें वो है इकोनॉमिक ग्रोथ. इन इंटरनेशनल पॉलिसी प्रोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक अचीवमेंट विद विच विमेंस एम्पावरमेंट इज इम्प्लिसिटली इक्वेटेड. तो ये है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. इंटरनेशनल पॉलिसी प्रोसेस में ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक अचीवमेंट जिसके साथ विमेंस एम्पावरमेंट इम्प्लिसिटली इक्वेट की जा सके, दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. इंटरनेशनल पॉलिसी प्रोसेस में स्ट्रैटेजिक चॉइसेस इज नॉट अ स्पेसिफिक अचीवमेंट विच इम्प्लिसिटली इक्वेटेड विद विमेंस एम्पावरमेंट. It is an organizational doctrine of sociology. Strategic choices theory describes the role that leaders or leading groups play in influencing an organization. ठीक है, थ्रू मेकिंग चॉइसेस इन अ डायनेमिक पॉलिटिकल प्रोसेस. जबकि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, लीगल रिफॉर्म या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो इम्प्लिसिटली रिलेटेड है वेमेन एम्पावरमेंट से. ऑलराइट, सो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एक स्पेसिफिक अचीवमेंट नहीं है इस केस में. Assertion बोल रहा है Lehman Brothers and Investment Banking Company of US filed for Chapter 11 bankruptcy protection in September 2008 because reason इसका दे रहे हैं subprime lending was one of the main causes of the financial crisis. तो देखिए बिल्कुल सही है, subprime lending की वजह से ये financial crisis जो है वो पूरी दुनिया में आई थी. So it emerged that in US housing mortgage market in 2007 that snowballed into a global financial crisis leading to economic recession. Financial landscape has changed significantly after the collapse of Lehman Brothers and in 2008. Consider the following statements and state which is the correct. The subprime crisis which hit the US company was caused by sudden increase in oil prices. देखिए oil prices में increase नहीं हुआ था, subprime lending की वजह से हुआ था. ये छोटे छोटे loans देने शुरू किए थे, petty loans. दूसरा है the crisis led to default in home loan repayment. It led to failure of some US banks
एंड सब प्राइम क्राइसिस कॉस्ट क्रैश इन इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ग्लोबल क्राइसिस के तौर पे उभरा था ये। एंड नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ हाईएस्ट हाउस होल्ड वेस्ट पर कैपिटा पर ईयर इज प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड बाय। तो ये यूएसए प्रोड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ हाईएस्ट हाउस होल्ड वेस्ट पर कैपिटा पर ईयर, सो इट इज़ यूएसए। अभी कुछ अगर अलग है तो देख लेते हैं। द यूएसए एंड कनाडा दे वर द टू हाईएस्ट पर कैपिटा जनरेटर्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द वर्ल्ड इन 2018 एंड दे थ्रोइंग आउट 2.58 kg एंड 2.33 kg पर कैपिटा पर डे। मतलब ये हर दिन 3 किलो के आसपास तक, 2.5-3 किलो के आसपास तक ये स्टफ फेंक रहे हैं, नो फूडिंग रिस्पेक्टिवली, यूएसए और कनाडा में। सो दिस इज़ अ हॉरिबल सिचुएशन basically. Approximately percentage of the world water resources available in India is approximate percentage of world water resources, ये है 4. In the development of hydroelectric power the pioneering state in India is, तो इंडिया में पायनियरिंग स्टेट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में है वो उत्तर प्रदेश है। उस समय के हिसाब से 1998 में एक क्वेश्चन पूछा था। November 9, 2002 आफ्टर सेपरेशन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स थे दे वर सीडेड विद उत्तराखंड। तो अब उत्तराखंड पायनियर हो गया है, ना कि उत्तर प्रदेश। इन रिलेशन टू द टोटल एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड द प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स टू ओनली 2% एज लेटेस्ट डेटा की। अब ये क्वेश्चन 1999 का, हम अगर अभी का देखें तो टोटल 2553 टेरावाट आई थिंक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2020, जो कि कम है 2019 से। ठीक है, 2020-21 में 43 टेरावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देयरफॉर इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड टोटल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में 1.7% है, जबकि जो कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर का इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो 1.7% है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सो ये इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 2-4-3-1, मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर देखें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे आगे है महाराष्ट्र, देन 137315, उसके बाद है उत्तर प्रदेश 136816, देन इज़ तमिलनाडु, देन इज़ गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात है भी यही, बट फिगर्स ऑब्वियसली चेंज हुए होंगे। एट प्रेजेंट पर कैपिटा एनुअल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज़ अबाउट, अब ये प्रेजेंट फिर वही 1998 की बात है, तो ये है 500 किलोवाट थी उस समय। टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया इन 1935 वॉज 369.8 बिलियन, जो कि 470 हो गई थी 1999 में। 2021-22 में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है 1320.9 बिलियन किलोवाट रही है। पर कैपिटा एनुअल कंजम्पशन 1998 में 500 किलोवाट का था। ठीक है, इन अगस्त 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी। द पॉलिसी एम्स एट प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू ऑल हाउस होल्ड्स बाय विच ईयर, तो ये था 2009 तक। ठीक है, तो 23 अगस्त 2006 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी। मेन टारगेट्स क्या हैं इस पॉलिसी के? प्रोविजन ऑफ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स बाय 2009, क्वांटिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाई एट रीजनेबल रेट्स, मिनिमम लाइफलाइन कंजम्पशन ऑफ 1 यूनिट पर हाउस होल्ड पर डे एज अ मेरिट ऑफ गुड बाय ईयर 2012। ठीक, तो ये कुछ, अब ये सारे डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है, ये किस साल में पूछे गए हैं, 90s में, 2000s में, तो काम के नहीं है। बस देख लीजिए कि इस बार हम जब अभी पढ़ेंगे तो इन डेटास को याद रखेंगे। ऑलराइट, तो इसके साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगा बोलते बोलते थ्रोट ठीक होगा थोड़ा सा, बट इट इज़ नॉट गेटिंग करेक्टेड। और बाकी इसमें थोड़े से क्वेश्चन बचे भी हैं, तो एक साथ ही दूसरे वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो जो अभी जो वीडियो आएगा इसके बाद दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, एंड उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो जाने से पहले फिर से आप सभी को, आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और खेलिए, अच्छे से खेलिए। होली नहीं है, बट अपने बेसिकली मिक्स हो गया। सो
एन्जॉय इट, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो लाइट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। पटाखे कोशिश कीजिएगा या तो ना ही जलाएं, और जलाएं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक फॉर्म में कीजिएगा। सो ये आप ही की कोशिशों से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। सो स्टे सेफ। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं उन पर ध्यान दीजिए, बिकॉज दिवाली का टाइम है, इट इज़ अ पोल्यूशन का टाइम है ये, तो हम खुद ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, फिर हम खुद ही ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर हो सके तो ना करें, और बिकॉज उससे कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला है बहुत ज़्यादा देर के लिए। और लोग जला रहे हैं ना, सबको तो नहीं रोक सकते, आप ही को रोक सकते हैं, आप ही को बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर अ फैमिली। तो अगर इन्जॉय ही करना है तो चाहे खुद जलाओ चाहे कोई और जलाए, पटाखे तो आसमान में ही दिखते हैं, तो देख लीजिए। वो अपने पैसों में आग लगा रहे हैं, उनको देखिए, आराम से खुश होइए, बट कोशिश कीजिए कि आप ना ही करें, और करें तो बहुत ही सस्टेनेबिलिटी के साथ करें। ऑलराइट, सो इसी के साथ विश यू हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिवाली अगेन।